हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट थर्मल फिजिक्स। ठीक है, थर्मल फिजिक्स में आज का हमारा जो टॉपिक है वो थर्मोडाइनेमिक्स से है। थर्मोडाइनेमिक्स से रिलेटेड हमने और भी कई सारे वीडियोज़ को बना रखा है जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और उन वीडियोज़ को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज देखें, आपको बड़ा ही क्लियरली समझ में आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लॉसियस क्लेपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन। ठीक है ना। तो देखो जो क्लॉसियस क्लेपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन है ये किसको दर्शाता है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जनरली आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार अगर हम किसी सिस्टम को डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई देते हैं तो वह हीट कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी के फॉर्म में यानी कि इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है और कुछ अमाउंट ऑफ हीट वर्क डन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ऐसा आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। लेकिन जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो इस चीज का अपोज करता है। ठीक है, इस चीज का अपोज करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो 100% सही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो जनरली ऐसे एक ही इक्वेशन के जरिए नहीं बताया गया है कि ये फर्स्ट लॉ का अपोज करता है। उसको अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करा है। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कार्नो की, तो कार्नो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कार्नोट इंजन के बारे में बताया था। कार्नोट इंजन वह इंजन होगा जो 100% इफिशियंसी पे वर्क करता है। ठीक है 100% इफिशियंसी का मतलब जो क्या होता है, जनरली इसको समझाने से पहले मैं आपको हीट इंजन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि जो भी हीट इंजन होते हैं, हीट इंजन का मतलब क्या होता है। हीट इंजन का मतलब क्या होता है, देखो जो भी हीट इंजन होंगे इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला तो हो गया सोर्स और दूसरा होता है सिंक। ठीक है, और यहाँ पर होगा वर्किंग सब्सटेंस और इधर हो गया ये आपका सिंक हो गया। ठीक है ना। देखो यहाँ पे दो चीज़ें दिखी आपको, पहला सोर्स दूसरा सिंक। सोर्स को बोलते हैं हम लोग हॉट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर रिजर्वायर, और इसको हम बोलते हैं सिंक को कोल्ड रिजर्वायर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? कोल्ड रिजर्वायर। ओके, और यहाँ पर देखो होता है वर्किंग सब्सटेंस जहाँ पे W वर्क डन होता है और ये इस वर्क डन की वैल्यू होती है Q1 माइनस Q2। क्योंकि सर Q1 क्या है? Q1 वह हीट है जो सोर्स से सिंक के तरफ जा रहा है, जिसको बीच में ही यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस वर्क डन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पर जो हीट पहुँचता है उसका वैल्यू है Q2। ठीक है, देखो जो भी सोर्स से जो हीट यहाँ पर जाएगा वर्किंग सब्सटेंस के पास या कह सकते हो हमारे इंजन के पास, तो उसको क्या करेगा, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट को वर्क डन के फॉर्म में कन्वर्ट करा देगा और कुछ बचे हुए हीट को सिंक को ट्रांसफ़र कर देता है और सिंक से वो एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाता है। जैसे अगर आप बाइक कभी चलाए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो फ्यूल होता है, फ्यूल का कुछ अमाउंट बर्न होकर के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और बचा हुआ जो हीट है वो हीट हमारे एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाता है फ्रॉम द साइलेंसर। ठीक है, तो कभी भी देखोगे कि अगर हम बाइक चला के आए हैं तो जो बाइक का जो साइलेंसर होता है वो गर्म होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक तरह से कह सकते हैं आपकी कोल्ड रिजर्वायर होता है और हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उस कोल्ड रिजर्वायर से एटमॉस्फेयर में हो जाता है। ठीक है, तो लगभग आप समझ गए होंगे कि कोई भी हीट इंजन जो होता है वो 100% इफिशियंसी पे वर्क नहीं करता। ऐसा कोई इंजन नहीं बना अभी तक जो 100% इफिशियंसी पे वर्क करता हो, क्योंकि कुछ वेस्टेज ऑफ एनर्जी यहाँ पे होगा, ये श्योरली होगा। और हम जानते हैं इफिशियंसी की वैल्यू होती है कह सकते हैं यहाँ पे वर्क डन अपॉन Q1। ठीक है ना, और वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 हो गया। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो हीट है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होगी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गया K इंटू टी। तो सिंपली कह सकते हो अगर Q1 के जगह पे लिखें तो K इंटू T1, Q2 की जगह पे लिखोगे तो K इंटू T2 और यहाँ पर मिल जाएगा K इंटू T1। इन सभी में K को कॉमन निकाल सकते हो, मिलेगा T1 माइनस T2 अपॉन T1 और यहाँ पे K से K हो गया कैंसिल, मिला T1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ईटा इजुकल्स टू मिल गया Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इजुकल्स टू, इसी को लिख सकते हैं T1 माइनस T2 अपॉन T1।
तो इस रिलेशन को आप याद रखेंगे क्योंकि इस रिलेशन का इस्तेमाल क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन में होना है। ठीक है, तो ये होता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एक चीज़ और ध्यान देना कि जो कार्नो थे, कार्नो ने एक कार्नोट इंजन के बारे में डिस्कशन किया था। कार्नोट इंजन एक तरह का रिवर्सिबल इंजन होता है और जनरली जो रिवर्सिबल इंजन होगा, रिवर्सिबल इंजन की जो इफिशियंसी होगी वो हमेशा इरिवर्सिबल इंजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो रिवर्सिबल इंजन ज़्यादा इफिशियंसी पे वर्क करता है, उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है, और जो इरिवर्सिबल इंजन होता है उसकी इफिशियंसी कम होती है। ठीक है, देखो जनरली जो कार्नोट इंजन होता है वो एक हाइपोथेटिकल इंजन है, वैसा इंजन अभी बना नहीं है। ठीक है, तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं, हम आज के अपने इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट। क्योंकि पहला तो इन्होंने हमने देखा कि कार्नो ने ही अपने कार्नोट साइकिल में ही बता दिया था और ये फर्स्ट लॉ को अपोज करा दिया था इन्होंने। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इसको कह सकते हो इंटरनल एनर्जी को नहीं बढ़ा रहा है या सिर्फ वर्क डन नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट भी हो जाता है टू द सराउंडिंग। ठीक है, आइए अब हम अपने अगले टॉपिक में देखते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट ये क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जनरली सपोज कर लो कि हम यहाँ पर एक पिस्टन लेते हैं। ठीक है, इस पिस्टन को हमने कंप्रेस किया हुआ है और इस पिस्टन में कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस ऐसे फिल्ड है जिन गैसेस को हमने कंप्रेस किया हुआ है ऑन अप्लाइंग सम प्रेशर। ठीक है, इस पर हमने पी प्रेशर लगाकर इसे क्या कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है। तो हम जानते हैं कि ये जो गैसेस होंगे ये सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी गैस मॉलिक्यूल को कंप्रेस करेंगे तो वो गैस मॉलिक्यूल लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसके वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा दिया। हमने क्या किया, इसके वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ाया। हम जानते हैं कि जैसे ही इसका वॉल्यूम बढ़ेगा इसके प्रेशर में कुछ कमी आ जाएगी, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सिंपली कह सकते हो कि जब हमने वॉल्यूम को बढ़ाया तो प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रेशर कम होगा, यानी कि कह सकते हो कि इधर के जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्टेड है, और जो ऊपर वाला जो हिस्सा हमने बनाया है, यानी कि ये जो पोर्शन हमने बनाया है, यहाँ के मॉलिक्यूल ऐसे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसके वॉल्यूम को थोड़ा और बढ़ाया। जैसे ही हम इसके वॉल्यूम को थोड़ा और बढ़ाएंगे, ऐसे इसके वॉल्यूम को थोड़ा और बढ़ाते हैं, तो इस कंडीशन में ये जो गैसेस का जो रेंज है वो ज़्यादा बढ़ गया और जो लिक्विड का रेंज है वो थोड़ा कम हो गया है। यानी कि जो लिक्विड का रेंज है, बस नीचे वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये लिक्विड फॉर्म में है ये मॉलिक्यूल, और जो ऊपर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ के मॉलिक्यूल ऐसे गैसियस फॉर्म में अरेंज्ड हैं। हमने क्या किया कि वॉल्यूम को थोड़ा और बढ़ाया। वॉल्यूम को हमने बढ़ाया इन द सेंस कि प्रेशर थोड़ा और कम हो गया, और जब प्रेशर थोड़ा और कम हो जाएगा तो सिंपली कह सकते हो कि ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पे कैसे एक फेज जो है दूसरे फेज में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, या फिर प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आप इसके साथ साथ कुछ और भी सोचिए कि यहाँ पे कुछ वर्क डन भी तो हो रहा है। जब वॉल्यूम में चेंजिंग आ रही है मीन्स यहाँ पे कुछ वर्क डन हो रहा है। इधर हम देख रहे हैं प्रेशर में भी चेंजिंग आ रही है। ठीक है, तो सिंपली समझ लो कि यहाँ पर हमने इस क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन में हमें फाइंड करने के लिए जो हमने ग्राफ लिया हुआ है, इस ग्राफ को देखिए ज़रा ध्यान से। अगर हम बात करें ए से लेके बी तक, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है ना, ये देखो वॉल्यूम इसका ज़्यादा है और प्रेशर कम है। इसका सेंस यह हुआ कि जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा प्रेशर कम होगा, मीन्स ये किस फॉर्म में होंगे, गैसियस फॉर्म में होंगे। ठीक है, या कह सकते हो वेपर के फॉर्म में होंगे। तो ये जो रीजन है, इस रीजन के सभी मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में होंगे। ओके, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इस रीजन में जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो लिक्विड फॉर्म में भी होंगे और लिक्विड के साथ साथ वेपर के फॉर्म में भी होंगे, या कह सकते हो गैसेस के फॉर्म में भी होंगे। और जो लास्ट स्टेज जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है
और वॉल्यूम बड़ा ही कम है, मीन्स प्रेशर ज़्यादा और वॉल्यूम कम, मतलब कह सकते हो ये स्टेज हमें यहाँ पे दिखाई देगा, यानी कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, यानी कि यह जो रीजन है वो लिक्विड का है। बात समझ गए होंगे कि ये हमारा वेपर का रीजन है, ये लिक्विड एंड वेपर का रीजन है, और ये किसका, लिक्विड का रीजन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं एज वी नो दैट अगर हम एफिशिएंसी फाइंड करते हैं, ईटा इज इक्वल टू हम जानते हैं होता है वर्क डन अपॉन Q1, ठीक है ना, यही तो होता है। एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन Q1। अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रेशर में बड़ा ही कम चेंजिंग आ रही है, मतलब हमें वर्क डन भी बड़ा कम होगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो वर्क डन बराबर होता है P इंटू DV, ठीक है। या यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर प्रेशर में चेंजिंग कितनी आई, प्रेशर में चेंजिंग आई dP की, तो dP हो जाएगा, और वॉल्यूम में कितना चेंजिंग आया, V2 माइनस V1। पहले वॉल्यूम V1 था, यानी इसका वॉल्यूम V1 था, और इसका वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। तो V2 माइनस V1 जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने वॉल्यूम में चेंजिंग आई है, क्योंकि इसके पहले वॉल्यूम शायद कुछ यहाँ पर था, ठीक है, और हमने पिस्टन को यहाँ से उठाकर थोड़ा ऊपर कर दिया है, तो हम जानते हैं इतने रीजन में वर्क डन होगा, तो V2 माइनस V1 करेंगे तो हमें टोटल वर्क डन का जो इक्वेशन है वो मिल जाएगा। यहाँ पे W इज इक्वल टू DP इंटू V2 माइनस V1, ठीक है ना। DP क्यों, क्योंकि इसके प्रेशर में जो चेंजिंग आ रही है DP प्रेशर में चेंजिंग आ रही है, तो यहाँ पे वर्क डन भी बड़ा कम हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे मिलेगा DW इज इक्वल टू होता है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। कहोगे सर Q1 क्या है, ये जो हमारा पहला जो ग्राफ, जो ऊपर वाला जो ग्राफ आप देख रहे हो, इसका हीट ज़्यादा है, इस वजह से इसको ऊपर बनाया गया है, और जिसका टेम्परेचर कम है, यानी कि जिसका हीट कम है, उसको नीचे दर्शाया गया है। तो इसका देखो हीट कितना है Q1, और यहाँ पर हम किस हीट की बात करेंगे, लेटेंट हीट की बात कर रहे हैं। तो बच्चों कंफ्यूज ना होना, यहाँ पर जो Q1 है, Q1 क्या है, एक लेटेंट हीट है, और यहाँ पे Q2 है, Q2 वह हीट है जो सिंक से सोर्स से सिंक की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर मिल गया Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और आपने अभी जस्ट यहाँ पर लिखा था एक इक्वेशन, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 का वैल्यू होता है T1 माइनस T2 अपॉन Q1, ठीक है। तो इसी को इधर थोड़ा मिटा के लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको DW अपॉन Q1 इज इक्वल टू T1 माइनस, इस T2 के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, T माइनस DT, क्योंकि T1 का वैल्यू T है और T2 का वैल्यू T माइनस DT है, तो इसके जगह पे हम लिख लेंगे T माइनस DT, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो T1 की जगह क्या रख लिया हमने, T रख लिया अपॉन Q, ओके। तो आपको मिल जाएगा DW अपॉन Q1 इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो है T1 होगा, इधर भी T1 होगा, ठीक है। T1 का वैल्यू T है तो T लिख दिया इधर हमने। अब देखो T से T हो जाएगा कैंसिल, और मिलेगा आपको DT अपॉन T, ठीक है। क्या मिल गया, DT अपॉन T मिल गया। इस Q1 को हमने बोला था कि इसका वैल्यू L है, तो सिंपली यहाँ पे L लिख सकते हो, और DW इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको DT अपॉन T इंटू L, ठीक है। ये आपको एक इक्वेशन मिल चुका है। एक और चीज़ जरा ध्यान से देखो, तो कह सकते हो प्रेशर वॉल्यूम का जो एरिया होगा, जो भी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ होता है, उसका एरिया वर्क डन कहलाता है, यानी कि एरिया बिटवीन दिस कर्व, ये जो एरिया है, ये एरिया क्या कहलाएगा, ये एरिया वर्क डन कहलाएगा। और इस वर्क डन को फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि पहले तो हम इसका लेंथ फाइंड करते हैं, तो लेंथ कितना होगा, V2 माइनस V1 लेंथ हो जाएगा, और इसका ब्रेथ कितना होगा, P माइनस DP, तो कह सकते हो सिंपली DP आ जाएगा। तो कह सकते हो क्या, एंड वर्क डन विल बी आल्सो इक्वल टू द एरिया ऑफ द कर्व, तो आपको मिलेगा DP इन ब्रैकेट V2 माइनस V1, ठीक है ना, क्योंकि ये जो डिस्टेंस मिलेगा हमें V2 माइनस V1 है, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, DP है, तो लिख लिया हमने V2 माइनस V1 इंटू DP। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे वर्क डन बड़ा कम है तो DW लिखा, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही इक्वेशन को कोरिलेट कर देंगे। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो जब दोनों ही इक्वेशन को आप कोरिलेट करोगे तो देखते हैं क्या वैल्यू मिलता है हमें। देखिएगा यहाँ पर लिखता हूँ इसे,
मिलेगा dp इन ब्रैकेट v2 माइनस v1, यहाँ पे लिखोगे ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट, ठीक है ना। तो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट dp इन ब्रैकेट v2 माइनस v1 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ मिला dt अपॉन t इंटू एल, ठीक है। अब देखो क्या कर लो, dt को इधर भेज दो, ठीक है। तो dt को जब इधर भेजा तो मिला dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू, इस v2 माइनस v1 को दूसरे साइड में भेज दो, मिल जाएगा l अपॉन t इन ब्रैकेट v2 माइनस v1, ठीक है। तो ये हमें मिल गया क्लॉसियस क्लेपेरॉन का इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ क्लॉसियस क्लेपेरॉन, ठीक है। तो लगभग आपको ये लेक्चर बड़ा ही क्लियरली समझ में आया होगा। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करके लिख लो, ठीक है, एक प्रॉपर नोट्स बना लो। सो गाइस, आज का लेक्चर आपको यकीनन समझ में आया होगा कि क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन क्या होता है या इसके वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, और अगला वीडियो मैं कल ही अपलोड कर दूंगा। कल लगभग 8 बजे से पहले मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो दूसरा नेक्स्ट पार्ट है उसको मैं अपलोड कर दूं। कुछ दिन के लिए बीच में थोड़ी दिक्कतें आ गई थी, जिसकी वजह से मैं सेकेंड ईयर का वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, लेकिन फिर से कंटिन्यूटी बन जाएगी, एक एक लेक्चर्स अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेंगे। जय हिंद दोस्तों।